आपको संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई फिजिक्स का जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये आपका लैटरल 9th 10th जो पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन में है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके लैटरल एंट्री के जो बच्चे जो पॉलिटेक्निक में लैटरल एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर शुरू करने के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोशन चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोशन में एक्चुअली जब आप इस मोशन को पढ़ेंगे तो 9th 10th में तो सिंपल मोशन बताया जाता है, लेकिन ओरिजिनल में जो इसका नाम है या स्पेसिफिकली इसका नाम जो हम लोग बोल सकते हैं वो मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। हम लोग 3D में मोशन को पूरी तरह नहीं पढ़ते हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन ही मोशन पढ़ेंगे और 9th में आपको स्ट्रेट लाइन ही मोशन पढ़ना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मोशन में क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मोशन में सबसे पहले चीज जो आपको पढ़नी है वो है आपका वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर पढ़ेंगे। वेक्टर एंड स्केलर में फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है। एडिशन, ठीक है, एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। ठीक है, ये किस तरह होगा आपका वेक्टर्स में किस तरह होता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के, 2D कोऑर्डिनेट, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, और उसी तरह फिर हम लोग इसमें वेक्टर्स एंड स्केलर्स को फिर ये क्लोज करेंगे, क्योंकि वेक्टर एंड स्केलर्स आपका वेक्टर और स्केलर जो है बहुत बड़ा पेपर है, उतना बड़ा पेपर की आपको जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन जितना भी जरूरत है आपको मोर देन सफिशिएंट दिया जा रहा है। ठीक, वेक्टर एंड स्केलर के बाद आप लोग फिर आ जाते हैं कि बेसिक ऑफ मोशन। ठीक है, बेसिक ऑफ मोशन, या फिर हम लोग इस चीज को बोलेंगे टर्मोलॉजी। ठीक है, कौन कौन सा टर्म आपका यूज हो रहा है, कौन कौन सा टर्म यूज हो रहा है, क्या होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल में बता देते हैं, जैसे स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, कैसे होता है। अच्छा, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग इसके साथ इसका ग्राफ भी। ठीक है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसको कैसे करते हैं, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। और साथ ही साथ जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, जो आपके एग्जाम्स में आएगा, वो है कैलकुलेशन, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, साथ में साथ बेसिक मोशन भी पढ़ेंगे। बेसिक मोशन में टर्म आ गया आपका स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी, और भी जो बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग। ठीक है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखना सीखेंगे कि स्पीड में किस तरह का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ। और साथ ही साथ हम लोग फिर आएंगे कैलकुलेशन पार्ट में, जो कि न्यूमेरिकल्स, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो बेसिक मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हम चाहते हैं कि आप लोग पहले स्केलर और वेक्टर को पहले समझ लें, उसके बारे में लिख लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि नहीं ये क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके लिए समझने में आसानी होगा। ऊपर से वेक्टर में भी कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो उसको कर लेना ही ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग वेक्टर एंड स्केलर में आएंगे, तो वेक्टर एंड स्केलर पहले शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग इसे हटा देते हैं। तो वेक्टर एंड स्केलर, या फिर हम लोग लिखते हैं स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक, शुरुआत करते हैं, पहला वर्ड स्केलर का है तो स्केलर से शुरू करेंगे। स्केलर होता क्या है पहले ध्यान से सुनिएगा। ठीक, लिखना तो है, हम ही लिखा देंगे। स्केलर ध्यान से सुनिएगा। स्केलर का मतलब होता है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के अलावा उसके पास और कोई भी ऐसा कुछ भी मेथड ना हो जिसके कारण जिससे वो बता सके कि मैं और क्या हो सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो स्केलर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन हो सकता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी any physical quantity
having only magnitude, ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ सके। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप अगर पूछना चाहें क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, किसका कोई ना कोई आपका ऐसा यूनिट हो, ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। साथ ही साथ जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा वो होता है ये मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो फिर ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हम लोग स्पीड लिख दी, ठीक है, आपसे पूछा गया कि आपने गाड़ी चलाई तो आपकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा एक नंबर, ये नंबर क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इस नंबर के बाद आप क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं यूनिट, ठीक है, इस नंबर के बाद क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं यूनिट, तो दोनों एक साथ लिखते हैं। अच्छा, तो स्पीड का जो यूनिट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है, ठीक है, वो होता है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो नंबर होता है, ये नंबर 10 हो, 20 हो, 30 हो, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड, कि कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू मीटर पर सेकंड कितना है, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी भी आपका क्लियर हो गया, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स क्या होता है आपका स्केलर का। तो स्केलर का एग्जांपल, ऐसा तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम रिलेटेड, बस वही चीज पे बात करेंगे। जैसे सिंपली पहले आप लोग जैसे डिस्टेंस ये आपका स्केलर है। अच्छा, डिस्टेंस के बाद फिर जब हम लोग आ जाते हैं टाइम, ये आपका स्केलर है। टाइम के बाद आ जाते हैं हम लोग वर्क, ठीक है, ये भी आपका स्केलर है। वर्क के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं स्पीड, ये भी आपका स्केलर है। स्पीड के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको लगता है कि इसको आपको लिख ही लेना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपका स्केलर में आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे मास हो गया, लिख ही लो, मास हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीजें जो वो स्केलर में आती है, ये सारी चीजें जो है वो आपका स्केलर में आती है, ठीक है। और जब हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, वो भी आपका एक एग्जांपल के तौर पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि स्केलर के बारे में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला बात, जैसे ये डिफिनेशन हो गया, कुछ आपके बारे में मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, फिजिकल क्वांटिटी बता दिया, कुछ एग्जांपल्स बता दिए, और हम लोग बात करते हैं स्केलर्स के बारे में कि रिप्रेजेंट कैसे होता है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट क्या है, तो रिप्रेजेंट कुछ नहीं होता, सिंपली मान लेते हैं, सिंपली हम लोग मान लेते हैं कि रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि डिस्टेंस भी होता है, टाइम, वर्क, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं स्पीड, या हाँ चलिए मान लेते हैं स्पीड, ठीक है। तो स्पीड में हम लोग पढ़ लेते हैं दो चीजें। स्पीड में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनिशियल स्पीड होता है, माने शुरुआत का स्पीड होता है, इनिशियल स्पीड होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका फाइनल स्पीड होता है, ठीक है, फाइनल स्पीड होता है, ठीक है। तो स्पीड आपका इनिशियल हो गया और फाइनल हो गया। तो इनिशियल स्पीड को हम लोग u से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फाइनल स्पीड में हम लोग v से। तब सवाल ये उठता है, ये तो हम लोग u एंड v कर दिए, लेकिन सवाल ये उठता है क्या स्केलर में भी, क्योंकि स्पीड स्केलर है, तो क्या इसी तरह रिप्रेजेंट होता है? हाँ, बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट होता है। आपका जो स्केलर है, स्केलर के लिए कुछ नहीं यूज होता है, जो भी इसका इनिशियल है या फिर कोई भी डिनोट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, बस उसी चीज को लिख देना है। जैसे स्पीड के लिए हम लोग u और v को लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे तो वर्क के बारे में हम लोग इसको सिंपली w लिख देंगे। जब हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं तो टाइम के लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्केलर में t लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग मास के बारे में आते हैं तो मास में हम लोग फिर इसको m लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, स्केलर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, बस यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशंस की, कि स्केलर है, वेक्टर है, तो स्केलर को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्केलर का कैसे होता है, ध्यान से देखिए। जो भी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग आज तक पढ़े हैं, हम लोग सब आज तक पढ़े हैं। अच्छा, अब ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? कुछ नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई,
ठीक है, ये जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, ये हर चीजें, हर वो चीज जो हम लोग आज तक पढ़े हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी नियम इसमें पढ़े गए वो सारे रूल्स आपको स्केलर में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसको लिख देंगे एवरी रूल इज एप्लीकेबल, हम लोग लिख देंगे एवरी रूल इज एप्लीकेबल, एवरी रूल इज एप्लीकेबल। ठीक है, सारे रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जो भी जैसे सिंपली हम लोग ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारे रूल इसमें एप्लीकेबल होंगे। बस इससे ज्यादा और स्केलर में कुछ नहीं है। तो स्केलर में मैंने आपको बताया कि इसका डेफिनेशन क्या है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया, मैग्नीट्यूड भी बताया, साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स भी बताया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पूरा कोर्स के दौरान हम लोग पढ़ते जाएंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी बताया, जो भी इसका इनिशियल है बस उसी को लिखते हैं हम लोग। जैसे स्पीड को हम लोग इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड लिखते हैं तो u और v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह लिखेंगे। वर्क को w से करते हैं, टाइम को t से करते हैं, और मास को m से करते हैं। सिंपली बस इतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। क्योंकि स्केलर की बात हो रही है तो हम लोग ये बात करेंगे कि स्केलर, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो हम लोग कैलकुलेट उसको करेंगे क्या। तो कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, जो भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई हम लोग आज तक पढ़े, जो भी रूल जिस तरीके से आपने पढ़ा वो सारा रूल एप्लीकेबल होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है, ये जो चीजें आ रही हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो स्केलर बस इतना ही था, इससे ज्यादा स्केलर नहीं। ठीक है, चलिए, जिस तरह आपने स्केलर पढ़ लिया, स्केलर के बारे में जान लिया, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है? ठीक है, आइए, वेक्टर किसको कहते हैं भाई, ध्यान से सुनिए। आपको पिछले बार में जैसे स्केलर था तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझा दिया था, मैग्नीट्यूड का भी मतलब समझा दिया था। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। स्केलर और वेक्टर में यही अंतर है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग ये बता सके कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जैसे स्केलर में मैग्नीट्यूड था उसी तरह वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ ही साथ उस मैग्नीट्यूड का एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको, क्या है उसके बारे में बात करते हैं फिर बाद में। एनी फिजिकल क्वांटिटी having magnitude as well as direction, as well as a particular direction, ज्यादा सही रहेगा, as well as a particular direction, and should obey vector laws of addition, vector law of addition। ठीक है, जैसे आप लोग डेफिनेशन देख पा रहे हैं क्या कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मैंने आपको बता दिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो उसके पास, मैग्नीट्यूड भी मैंने बता दिया है, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होना चाहिए, और ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, क्योंकि एक नया चीज है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है। अभी तक जितना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के बारे में कि भाई वेक्टर का एग्जांपल क्या होता है। तो वेक्टर का एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा वेलोसिटी, उसके बाद क्या होगा वेलोसिटी के बाद फिर आपका क्या क्या आ जाता है, वेलोसिटी के बाद आपका आ गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बाद आ गया आपका एक्सेलरेशन के बाद आपका आ गया फोर्स के बाद आ गया आपका वेट के बाद फिर क्या आ गया एंगुलर
मोमेंटम या फिर सिंपल मोमेंटम लिख लीजिए, मोमेंटम, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोग ये कोर्स जब स्टार्ट होगा खत्म होते होते बहुत सारी चीजें इसमें देख लेंगे। तो एग्जांपल क्या क्या हो गया, एग्जांपल्स हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए अब आप लोग बोलेंगे कि सर ठीक है मैग्नीट्यूड से समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड में क्या है, ठीक है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग आगे देखने वाले हैं। डायरेक्शन का क्या मसला है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे डायरेक्शन का क्या मसला है, जैसे मान लेते हैं हम लोग फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर है तो इसी के एग्जांपल से हम आपको बता देते हैं कि आपका डायरेक्शन कैसे होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, कोई एक सरफेस है मेरे पास, और सरफेस पे एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, इस बॉडी का जानते हैं कोई ना कोई मास होगा, एक बॉडी का कोई ना कोई मास होगा। हम चाहते हैं, अच्छा आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मतलब अगर बॉडी इधर मूव किया तो ये एक्स एक्सिस पे मूव किया, और अगर ऊपर लिफ्ट हुआ तो वाई एक्सिस पे लिफ्ट हुआ। हम चाहते हैं कि बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे तो हम लोग को एक्स एक्सिस की तरफ दो में से कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा, आइदर पुल और पुश, पुल या पुश, दोनों में से कुछ एक लगाना पड़ेगा। लेकिन कहां लगेगा, लगेगा अच्छा पुल एंड पुश में कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, समथिंग इन न्यूटन, लेकिन लगेगा कहां, लगेगा आपका एक्स एक्सिस में। क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये बॉडी एक्स एक्सिस में ही ट्रैवल करे, ठीक है। तो आपके लिए एक्स एक्सिस क्या हो गया, यही हो गया आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए मान लेते हैं आप ये चीज नहीं समझे, ठीक है, तो हम लोग वेट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वेट का एग्जांपल ले लेते हैं। आइए वेट के एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं क्या, एक सरफेस है, सेम बॉडी रखी हुई है। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ से, ये सब बेसिक चीजें आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे रखा हुआ होता है तो एक दूसरे के प्रति रिएक्शन एंड एप्लीकेशन फोर्स लगाती है। तो इसका क्या फोर्स होगा, इसका फोर्स होगा इसका जो वेट है नीचे, जिसको हम लोग mg बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह एक नॉर्मल भी आएगा, ठीक है, हालांकि नॉर्मल पे अभी बात नहीं करना, हम लोग को बात करना है mg पे। ये mg का डायरेक्शन हम लोग नीचे ही क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं हम लोग माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लिख लेते हैं या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लिख लेते हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्मॉल g होता है आपका, वो स्मॉल g का जो अट्रैक्शन होता है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लिखते हैं। g का अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होता, g का हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो ये जो डायरेक्शन है, इसी कारण जो ग्रेविटी है वो आपका वेक्टर्स में आती है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्शन। अच्छा, g का एक मैग्नीट्यूड भी होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई मैग्नीट्यूड तो है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो गया आपका डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन भी क्लियर हो गया, साथ ही साथ आपका मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया, ठीक है। हम ऐसा समझते हैं कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन का भैया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये स्केलर से थोड़ा अलग है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है हम आपको बता दें। जैसे वेलोसिटी हम लोग ले लिए, एक्सेलरेशन ही ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं स्मॉल a से, f को हम लोग लिखते हैं कैपिटल F से, वेट को और w से लिखते हैं जो भी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख लेते हैं a से, ठीक है। a जो हो गया वो आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो भैया लिखने का तरीका क्या, लिखने का तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि इस a को आप बोल्ड लिखें, बड़ा बोल्ड, बोल्ड थोड़ा मोटा बनाते हैं इसको, ठीक है, बोल्ड लिखें। पहला तरीका ये है, इसको बोल्ड लिखा है, एक बोल्ड, ठीक है। और आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है, कि इसको बोल्ड नहीं लिखा जा सकता फॉर ऑब्वियस रीजन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जिसका हम लोग आज तक यूज करते हैं, दूसरा तरीका ये है, कुछ नहीं करना है, आपको ए लिखना है, ए के ऊपर एक एरो का साइन बता देना है, ठीक है, ए के ऊपर एक एरो का साइन बना देना। इससे क्या पता चलेगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो ए है, इसको हम लोग एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, वो और कुछ नहीं, वो वेक्टर, क्या है, वेक्टर, ठीक है। बस यही दो तरीके हैं जिससे रिप्रेजेंट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन की। भैया कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि वेक्टर थोड़ा अलग है तो कैलकुलेशन भी इसका अलग है। क्या
कि जो बेसिक अर्थमेटिक हम लोग पढ़े हैं आज तक, बेसिक अर्थमेटिक, जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, क्या, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये जो तीन चीजें पढ़े हैं, इसका एक भी रूल, कोई भी नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, इसका कोई भी रूल, कोई भी प्रोसेस एप्लीकेबल वेक्टर्स के फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं होता है। तो क्या होता है? तो भैया वेक्टर का अपना एक एडिशन वाला प्रोसेस होता है, वेक्टर का अपना एक सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, वेक्टर का अपना एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी के थ्रू हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना तो हमको समझ में आता होगा, तो वेक्टर और स्केलर बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। चलिए, जैसे हम लोग पढ़े अभी स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, उसी तरह अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिस तरह मैंने डिफाइन किया था सिलेबस आपका मोशन का क्या क्या है। तो हम लोग आगे अब बढ़ने वाले हैं और बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में और, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिसको समराइज किया गया कि हाँ भाई इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वो रखता है, बस वही सब चीजें देखेंगे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वेक्टर का मतलब तो आप समझ गए, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन भी हो। यूनिट का मतलब क्या? यूनिट का मतलब वन, ठीक है, यूनिट का मतलब वन। क्या होता है यूनिट वेक्टर? ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वेक्टर है a, मेरे पास कोई वेक्टर है a, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं इसमें क्या कि वेक्टर a का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी रहा होगा और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी फॉलो करता होगा, हमको अभी उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये शो करता है वेक्टर को, ये शो करता है कि भाई ये जो फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है। अगर हम चाहें, अगर हम बोले कि इस फिजिकल क्वांटिटी का हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता कर दो, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड खाली पता करना है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी को उसी तरह रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ए हो गया, ये क्या बताया? ये आपको बताया मैग्नीट्यूड, ये आपको क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो आपका हो गया ए वेक्टर, और ए क्या है? उसी ए वेक्टर का सिंपल एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन कोई नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जितना भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा होगा, हम चाहते हैं कि इसका एक यूनिट हम पता करें कि एक यूनिट कितना, ठीक है। तो इतना तो मैं नॉर्मली सबको पता है कि एक यूनिट कैसा है, कुछ नहीं करना, यही करना है कि जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, जो आपका यूनिट वेक्टर होगा, हमको एक वेक्टर का वैल्यू बताना है। तो ये मेरे पास होल एक वेक्टर बाकी है और हम इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दिए, तो हमको पता चलेगा कि एक यूनिट का वेक्टर कितना, ठीक है, कितना वैल्यू रखता है, ठीक, कितना वैल्यू रखता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर हर जगह के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, नहीं, इसका भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं, क्योंकि वेक्टर मेरा ए ही है तो ये ही मान लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए लिखते हैं और साथ में ऊपर में एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग पढ़ते हैं कैप, ठीक है। ये पूरा चीज पढ़ाएगा ए कैप, ये पूरा चीज पढ़ाएगा ए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर में हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि ए कैप माने एक यूनिट का वैल्यू कितना, जब मेरे पास एक पूरा वेक्टर दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, ये जो चीज आपको बताई गई है, ये आपका एक फॉर्मूला की तरह यूज होगा, ये जो चीज है ये आपके एक फॉर्मूला की तरह यूज होगा। फिर से हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर में। तो एक वेक्टर है भाई जिसका नाम ए लिख दिया हमको, ठीक है। अच्छा, हमको इसका एक यूनिट का वैल्यू पता करना है,
तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर वो होता है जिसके पास एक डायरेक्शन हो, साथ ही साथ अपना मैग्नीट्यूड भी फॉलो करता हो। तो मैग्नीट्यूड अगर इसका लिखना है तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर में मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, सिंपली इसी चीज को लिख दे, कोई भी बिना एरो का, तो ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इस वेक्टर का एक हिस्सा का वैल्यू हम पता करें, तो भैया वेक्टर डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड है उससे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे पता चलेगा तो आप बोलेंगे कि जो यूनिट वेक्टर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए ए कैप से, ये इसका वैल्यू शो करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना सीख गए, वैल्यू आ गया, ये सब कुछ ठीक है। अब हम लोग पूछते हैं कि भाई बात बताइए, आप हम लोग से पूछिएगा कि यूनिट वेक्टर भी देखो वेक्टर हो गया, ठीक है, आप ये जो चीज है ये अपना एक क्या बोलते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फॉलो करता है, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो आपका मान लीजिए एक यूनिट का वैल्यू निकला है, लेकिन है तो वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो हमको एक हिस्सा का पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन, ये अच्छा सवाल है डायरेक्शन, तो नोट करके लिखिएगा यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर फॉलोज सेम डायरेक्शन of the given vector मतलब क्या कि यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा जो आपका ए वेक्टर का फॉलो कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू पता चल गया आपका। अच्छा ठीक है, और एक चीज क्या पता चलेगा, देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड होगा, और कुछ आपका क्या बोलते हैं उसको अपना एक मैग्नीट्यूड के साथ वो घूम रहा होगा, ठीक है, डायरेक्शन के साथ, तो भैया मैग्नीट्यूड तो कट गया, मतलब ऐसा यूनिट कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट लिखिएगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है आपका, यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिटलेस होता है, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस मतलब इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो दो नोट हमने लिखा है, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, नोट में है ये लिखा है कि यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ ये लिखा है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो आपका यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। बस ये हो गया आपका यूनिटलेस, और ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर का वैल्यू। जैसे हम लोग आपका यूनिट वेक्टर देख लिए, उसी तरह ये दूसरा टाइप है वेक्टर का ही, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या वेक्टर होता है, ठीक है। तो सेकंड वेक्टर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर। अब भैया इक्वल वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा वेक्टर, दो वेक्टर मान लेते हैं, इक्वल करने के लिए तो दो क्वांटिटी चाहिए कम से कम, ठीक है, तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इस दोनों वेक्टर को इक्वल कह सके, तो उसके लिए हमको क्या क्या पता करना पड़ेगा। सबसे पहला बात, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स A vector comma B vector are, वो वेक्टर, सॉरी कॉमा नहीं होगा, एंड होगा, A vector and B vector are equal, are same, दोनों के जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा क्या, दूसरा ये कि आपका जो डायरेक्शन है, दूसरा क्या, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स, किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शुड बी आर सेम। अच्छा, अब बार बार बात करते हैं कि डायरेक्शन मतलब क्या। तो भैया मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बैठा हुआ है दोनों वेक्टर, ठीक है, तो अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो बी वाई पे नहीं जाएगा, बी भी एक्स पे ही जाएगा। अगर दोनों ही एक्स पे जा रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन में सेम हो गए।
अगर दोनों का ही वैल्यू 10 यूनिट और 10 यूनिट है तो फिर मैग्नीट्यूड में भी सेम हो गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ यार है तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इक्वल वेक्टर्स के बारे में इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। अब आते हैं थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर होता है आपका नेगेटिव वेक्टर। थर्ड वेक्टर होता है आपका नेगेटिव वेक्टर। तो ये नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। फिजिक्स में कुछ भी माइनस नहीं होता, ठीक है, कि कम हो गया घट गया, माइनस नहीं लगता, ठीक है। जब भी हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं, खासकर नेगेटिव वेक्टर्स की बात करते हैं, उसका मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी वेक्टर मान लेते हैं कि एक वेक्टर है बी, ठीक है, इसका अपना एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ कोई ना कोई डायरेक्शन को ये फॉलो करता होगा, ठीक है, कोई ना कोई डायरेक्शन को फॉलो करता होगा। कुछ ऐसा ऑपरेशन हम लोग किए या फिर कुछ भी हम लोग स्टडी किए जिसमें हम लोग को पता चला कि भैया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा है, ये जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसका जो है डायरेक्शन रिवर्स है, इसका जो डायरेक्शन रिवर्स है, मतलब ये जो है वो अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो भैया हम बता देते हैं नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहे लेकिन साथ ही साथ लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। अगर ये पॉजिटिव एक्स, हम लोग मान रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव ना जाकर अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये जाने लगा तो इसको हम लोग को लिखना है माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि भैया हम लोग सोचे थे कि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, लेकिन उस डायरेक्शन में ना जाके उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रिवर्स डायरेक्शन में। तो उस तरह का वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बस इतना ही था, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या होता है वेक्टर्स में। चलिए, जिस तरह आप लोगों ने देखा वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में आप लोग बात किए, दो तीन और भी बहुत सारे वेक्टर होते हैं, कोकरेंट होता है, कंकरेंट होता है, लेकिन अभी आपको उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट ईयर में जरूरत होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तो और एक इंपॉर्टेंट चीज वेक्टर में, जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए, रिजल्टेंट वेक्टर को समझने के लिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि आपका जो फोर्स है वो आपका एक वेक्टर, क्लियर है बात, ठीक। हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सर्टेन बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, सर्टेन बॉडी है, हमको इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, ठीक है, मूव करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा, हम एक फोर्स लगाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, एफ पे, ठीक है, जिसका अपना कोई मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो आपको दिख गया। इस एफ को लगाने के बाद हमको ये पता चल रहा है, मान लेते हैं इस एफ को लगाने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि इस बॉडी के लिए, जो बॉडी का जो मास है, आपका जो वेट है, उसके का वो इतना ज्यादा है कि ये फोर्स उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि हम मौलिक फोर्स लगा दिए, तो इस फोर्स का F1 मान लेते हैं, इस फोर्स का F2 लगा, F2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी भी बॉडी नहीं हुआ, भैया F3 लगा दिए, अब भी नहीं हुआ, F4 लगा दिए। हाँ, अब जाके क्या हो गया कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी डिस्प्लेस किया। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है ये आपका डिस्प्लेस कर गया, ठीक है, ये जो बॉडी है ये आपका डिस्प्लेस कर गया। ये जो बॉडी यहाँ पे था, अब ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चार वेक्टर्स को, मतलब चार फोर्सेस को लगाने के बाद हुआ, ठीक है। अगर हम ऐसा बोले क्या कि भैया काम कीजिए कि हम इसको सम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या सम करेंगे, समेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, कि हम चार फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उनको हम जोड़ दिए और जोड़ के बनाए एक नया फोर्स जिसका नाम रख दिए F टोटल या फिर F नेट या फिर F रिजल्टेंट, या F रिजल्टेंट, या F रिजल्टेंट, ठीक है। क्या करना है इस फोर्स का, कुछ नहीं करना। हम चाहते हैं क्या कि ये चार फोर्सेस को छोड़कर, चार आदमी लगाएंगे बॉडी को घसकाने के लिए, उसके जगह हम एक ही बॉडी को एक ही आदमी को लगाएं जिसके पास चारों फोर्स के बराबर फोर्स हो, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर फोर्स लिए, बड़ा सा फोर्स,
जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, या फिर इसको एफ टोटल लिख लीजिए आप, एफ नेट लिख लीजिए आप, ठीक है, या फिर एफ रिजल्टेंट लिख लीजिए आप। ये एफ टोटल, एफ नेट और एफ रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? जो भी रिप्रेजेंट करने का मोड हो आपको कर सकते हैं। क्या किसके बराबर होगा? F1, F2, F3, F3 को F4 को जोड़ने के बाद जितना टोटल फोर्स रहा होगा उसके बराबर, ठीक है। ये जो आपका टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है, जो भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज करें, इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है और कुछ नहीं, एक वेक्टर है, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या? कि एक पर्टिकुलर बॉडी था, इस पर्टिकुलर बॉडी में हम लोग चार अलग अलग डायरेक्शंस में, चार अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ आपका फोर्स लगा रहे हैं। क्या काम है? काम ये है कि हमको इस बॉडी को थोड़ा सा शिफ्ट करना है। चार फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी शिफ्ट हुआ। हम ये बोल रहे हैं कि हमको चार फोर्स हम नहीं लगाएंगे, हम एक ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो जो एक फोर्स होगा वो चारों के बराबर होगा, ठीक है। वो जो फोर्स होगा वो उसको आप एफ टोटल बोल दीजिए, एफ नेट बोल दीजिए, एफ रिजल्टेंट बोल दीजिए। वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा F1, F2, F3, F4 के बराबर, ठीक है। ये जो टोटल हुआ, ये जो हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, इसलिए हम लोग फोर्स की जगह पे वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्या हो गया? रिजल्टेंट, ठीक है। चलो, तो रिजल्टेंट वेक्टर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी तक हम लोग ने देखा स्केलर वेक्टर किसको कहता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा, रिजल्टेंट वेक्टर देखा, ये सब कुछ देखे। हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। हम आपको बोले थे बाद में इसको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है ना, वो तीन तरीके से होता है। ये कुछ और नहीं है, मेथड्स है। वेक्टर्स को जोड़ने का मेथड है, जोड़ने का, एडिशन बोले ना, जोड़ने का मेथड। पहला मेथड जो है वो और कुछ नहीं है, वो आपका है ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल मेथड हो गया। दूसरा जो हो गया वो आपका पैरेललोग्राम मेथड हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड हो गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं, ये दोनों का डेरिवेशन जो है, ये ना ही आपके 9th में है, क्योंकि मोशन तो 9th में ही है, ना ही आपके 9th में है। ये जो पढ़ना है आपको, ये 11 में पढ़ना है, और ये आपको डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट से लेना देना। इसका रिजल्ट जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। इस रिजल्ट से ही हम लोग को काम है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप इस मेथड से लगाइए या इस मेथड से बनाइए, ठीक है, किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर लास्ट में, डेरिवेशन का लास्ट में जो आंसर है, जो रिजल्ट है, जो फॉर्मूला है, वो सेम आता है, वो सेम आता है, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं कि नोट्स बना रहे हैं, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं कि एक वेक्टर था रिजल्टेंट, जिसको हम लोग टोटल वेक्टर, नेट वेक्टर को बोलते थे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो आपका होगा क्या, कि पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर 1 वेक्टर 2 cos थीटा, ठीक है, जहां पे v1 एंड v2 जो है वो वेक्टर है, जहां पे v1 और v2 जो है वो क्या है? वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर 1 का कोई मैग्नीट्यूड रहा होगा, वेक्टर 2 का कोई मैग्नीट्यूड रहा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होगा। दोनों में से किसी भी मेथड को आप यूज कर लीजिए, लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद आंसर यही आता है, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, तो दोनों में से किसी भी एक मेथड को हम लोग प्रूफ करके बता देते हैं, ठीक है। आपका डेरिवेशन नहीं आएगा, कहीं पे भी डेरिवेशन नहीं है, रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको समझना है, इसलिए हम समझा देते हैं क्या है। तो हम लोग ट्रायंगुलर को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है? ट्रायंगुलर मेथड कहता है कि कोई एक वेक्टर है जिसका नाम हम लोग दे दिए ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर है जिसका हम लोग नाम दे दिए ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर के साथ ही साथ दूसरा वेक्टर जो इसके साथ लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोल दिए बी वेक्टर। इन दो वेक्टर को अगर हम लोगों को जोड़ना है तो इसका जो वैल्यू है, मतलब आंसर 1a प्लस बी का वैल्यू जो है वो और कोई नहीं, इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट है, इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, सॉरी
इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है वही बताता है। ठीक है, तो मान लेते हैं लॉन्गेस्ट लाइन क्या है, मान लेते हैं दिस इज O, दिस इज A, सॉरी दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो OQ है, जो OQ का लाइन है, यही आपको अगर इसको आप मेजर कर ले तो यही आपको बताएगा कि भैया कितना। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है A वेक्टर प्लस V वेक्टर होता कितना है, A वेक्टर प्लस V वेक्टर होता कितना है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ना ही ये पूरी तरह इंक्लाइंड है 90 डिग्री है और हमको तो निकालना A प्लस B है, लेकिन ये ट्रायंगल है तो हम इसको हाइपोटेनस की तरह यूज कर सकते हैं। इस फिगर के लिए हम लोग को छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे डाल लेंगे और पीक OP को आगे बढ़ा देंगे। मान लेते हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मान लेते हैं दिस इज R, या फिर R हटा के कुछ और लिख लेते हैं भैया। ठीक है, दिस इज M। ठीक है, क्योंकि R तो यूज किया गया। दिस इज आल्सो नोन एज R की वैल्यू निकलेगी A प्लस B क्या होता है। ठीक है, अच्छा M मान लिया। अच्छा, ये पूरा 90 डिग्री है और ये वो एंगल है जिसका नाम है थीटा, ये वो एंगल है जिसका नाम है थीटा। अच्छा भैया आप समझो मेरा बात। ठीक है, क्या हम लोग जानते हैं क्या कि दिस इज A वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज B वेक्टर। अच्छा, ये पूरा V वेक्टर है तो भाई इस पूरे V वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड तो B ही होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस पूरे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग A ही लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए क्या छोटा सा ट्रायंगल में PMQ में, छोटा ट्रायंगल PMQ में हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस है। तो B जो है वो आपका हाइपोटेनस को शो करता है। अगर हम बोले कि आपके पास एंगल है, आपके पास हाइपोटेनस है, आप बताओ कि PM का वैल्यू कितना होगा, तो PM का वैल्यू आप कितना बता सकेंगे। तो देखिए भैया हाइपोटेनस और बेस ये किसका होता है, कॉस का होता है, तो इसका हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं B cos थीटा, लिखा है B cos थीटा। उसी तरह अगर हम बोले कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं B sin थीटा। ठीक है, कैसे लिखा है, हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, थीटा मेरे पास दिया हुआ, हाइपोटेनस हमको बेस का वैल्यू चाहिए तो B cos थीटा लिख दिया हम लोग। ठीक है, अच्छा हम लोग का परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए तो B sin थीटा लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आता है कैलकुलेशन वाली पार्ट। देखिए ध्यान से, अब बड़ा वाला ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल OMQ, इन ट्रायंगल OMQ में इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सा ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस हो ही गया। अच्छा, ये पूरा बेस है, ये पूरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पे हाइपोटेनस है R, आ रही है ना भाई, OQ है, इसको मेजर करेंगे तब A प्लस B का वैल्यू बताएगा, यही A प्लस B R ही होता है, तो R है, तो दिस इज R का स्क्वायर। अच्छा, अब पता करते हैं परपेंडिकुलर मेरा, तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है दैट इज B sin थीटा, B sin थीटा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं बेस का, सॉरी इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, B sin थीटा का स्क्वायर होगा। अब आते हैं हम लोग बेस में, तो बेस में मेरे पास दो मैग्नीट्यूड है, एक A है और दूसरा B cos थीटा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, A प्लस B cos थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी जाकर आपको पूरा टोटल बेस निकलेगा। तो ये आपको देखिए पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने आता ही होगा, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। दिस इज B स्क्वायर, दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा A प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता है, A होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, ये होगा। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक B sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे मेरे पास एक B स्क्वायर थीटा है। अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो B स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, और हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल B स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। बचेगा क्या, बचेगा आपका A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा। हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू होता है कितना, 1। तो इस चीज को हम लोग क्या अरेंज करके लिख सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये चीज लिखा है।
ये चीज लिखा, इसकी पूरी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये चीज लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दिस इज आर स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या कि आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आर की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट पहला वेक्टर जिसको ए वेक्टर बोलेंगे, दूसरा वेक्टर जिसको हम लोग बी वेक्टर बोलेंगे, उसका जोड़ ए बी cos, ठीक है। ये और कुछ नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जो भी फॉर्म आपको पसंद हो उसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है। चलिए, जिस तरह हम लोग वेक्टर का एडिशन देखें उसी तरह हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं, ठीक है। सेम मेथड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का रिजल्ट भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली देखते जाओ उसको, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा था एडिशन, बस उसी तरह का फॉलो कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोले कि मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको पता करना हो, सॉरी थोड़ा सा हो गया, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर, अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड हमको पता करना हो तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो ए होगी, क्लियर बात ये, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ लगते हुए कि दूसरा वेक्टर हमको पता चला दिस इज बी वेक्टर, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज बी, क्लियर है। लेकिन अभी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि पहले हम लोग को निकालना था ए प्लस बी वेक्टर, तो हम लोग निकाल चुके थे, लेकिन अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको निकालना है ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर, जो वेक्टर लॉ के हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन माइनस तो करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे माइनस करेंगे। क्या हम लोग जैसे हम लोग निकाले थे ए प्लस बी वेक्टर, ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर हमको माइनस करना है तो, क्योंकि हम लोग का जो रिजल्ट है जो हम लोग को निकालना वो ए माइनस बी वेक्टर, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक, ये भी तो लिख सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग को अचीव करना है ताकि हम लोग ए माइनस बी वेक्टर का वैल्यू पता कर सके। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें। जब हम लोग आपको बताए थे नेगेटिव वेक्टर के बारे में, ठीक है, तभी देखिए क्या है कि ए प्लस माइनस बी वेक्टर हमको निकालना है, क्यों, क्योंकि हमको ए माइनस बी वेक्टर पता करना है। तो ए प्लस माइनस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी तो इधर जा रहा है, तो माइनस लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका रिवर्स डायरेक्शन पे उतना ही वैल्यू लिख देना है, सेम बनाना है, ये जितना मैग्नीट्यूड का है वही मैग्नीट्यूड का बता देना। तो मैग्नीट्यूड जब बताए तो हम लोग को पता चला कि दिस इज माइनस बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, अच्छा ए पहले से मेरे साथ पॉजिटिव में है, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो क्या आप लोग को रिजल्टेंट नहीं पता चलेगा, रिजल्टेंट ही निकाला ना भाई, तो रिजल्टेंट कैसे नहीं पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, उससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। पिछला वाला फिगर याद कीजिए, उसमें आपको दिखा होगा बेस का भी सारा वैल्यू पता है, आपको पूरा परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको क्या करेगा, हाइपोटेनस में क्या होगा, हाइपोटेनस में होगा रिजल्टेंट ही बताता है कि हाइपोटेनस क्या होगा, उसमें जोड़ते थे, इसमें माइनस करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी दैट इज p sin थीटा, अगर आपको याद हो, ठीक है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी वो था आपका b sin थीटा, ठीक है, b sin थीटा, ये आपकी वैल्यू थी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू थी। अच्छा, और साथ ही साथ आपको प्लस करना था बेस के साथ, और बेस का वैल्यू था a प्लस b cos थीटा, ये आपकी वैल्यू थी, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर की ये वैल्यू थी, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू थी, और ये आपकी बेस की वैल्यू थी, ये आपकी बेस की वैल्यू थी, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोग लिख लिए थे। चलिए, जिस तरह हम बोले कि आपका रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा प्लस आपका जो b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर था, वो आपका बेस था, ये हम लोग को पता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर को और बेस को हटा देते हैं। अच्छा, हम लोग ये भी जानते थे कि इसका स्क्वायरिंग हो रहा है, हम लोग ये भी जानते हैं कि इसका स्क्वायरिंग हो रहा है, लेकिन अब आप हमसे पूछिएगा सर सब तो सेम ही कर रहे तो फिर प्लस और माइनस करने से क्या होगा, माइनस है, माइनस है। अब तक ये जो पहला लाइन जो लिखा गया तो वो उसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें चेंजिंग है, इसी पहले लाइन में चेंजिंग है, आंसर आपका
चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, b जो था वो फर्स्ट लाइन में मेरा पॉजिटिव था क्योंकि हमको a प्लस बी निकालना था। अभी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि हमको बताया कि हमको माइनस बी निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां आपको b दिख रही है वहां पे आपको माइनस पुट करना है। तो जैसे माइनस पुट करेंगे तो भैया आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर, अच्छा, और साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको पुट करेंगे तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर, अच्छा बी के साथ यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है माइनस, क्योंकि बी माइनस में है, तो माइनस जैसे पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, बस यही चीज जानते थे हम लोग और यही चीज जानना ही है, ठीक है, इससे ज्यादा तो कोई कुछ काम ही नहीं करना, ठीक है। आप देखो प्रॉब्लम क्या है, इधर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, हम लोग समझ रहे, अच्छा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का आपका माइनस का स्क्वायर ही करना, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मतलब इसको हम लोग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस आपका यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज लिखा जा सकता। अच्छा यहाँ पे भी सेम चीज भैया देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इस चीज को लिख चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर को बाहर लिख देंगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा, और माइनस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा आर स्क्वायर चल रहा है, ये भी पूरा आर स्क्वायर चल रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो रूट की वैल्यू कितनी होगी, रूट की वैल्यू इसके अंदर रूट डाल देंगे। अच्छा इसका जो आंसर है यहाँ पे लिखे देता हूं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आएगा दिस इज आर इज इक्वल टू, जब माइनस होगा तब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया कब, जब ए और बी माइनस में रहेगा तब, ए और बी प्लस में रहा तो उसका वैल्यू वो हम लोग एडिशन में देख चुके हैं, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग को, अगर आप लोगों को किसी में भी कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, उसको क्लियरिफाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। चलिए जिस तरह हम लोग एडिशन सीख लिए, सब्ट्रैक्शन सीख लिए, अगर आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो बेझिझक आप अपने ऐप से कोई भी तरह का मैसेज लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आएगा, उसके ऊपर हम लोग क्लियरिफिकेशन जरूर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में कोई भी वैल्यू नहीं चेंज नहीं करना। जैसे हम लोग समझ लिए कि ये एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, मल्टीप्लाई जब भी कुछ करते हैं तो हम लोग एक नंबर करते हैं, मान लेते हैं कि वो नंबर n हो गया, ठीक है, जो नंबर है जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर के साथ और कुछ नहीं है, मान लेते हैं वो n है, तो ये n क्या हो सकता है, ये n हो सकता है आपका 1 2 3 दिस इज 4 5 बढ़ते हुए जाएगा फ्रैक्शन तक, जो आपको मन है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जब भी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका सिंपल एक वैल्यू होता है, क्या कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी एक वेक्टर का तो दैट इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई ऑफ अ वेक्टर विद अ नंबर और इंटीजर जो आपको लिखना हो, इंटीजर इज इक्वल टू नथिंग बट n, वो n क्या, वो इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लिखना वो, और साथ ही साथ आप क्या मल्टीप्लिकेशन, साथ क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, बस इससे ज्यादा मल्टीप्लिकेटिव वेक्टर में कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, सारे चीज का वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन और जो भी वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर करवाया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का वेक्टर का एक सेकंड लास्ट टॉपिक बाकी है कि यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 3D में 2D में क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं,
और उसके बाद देखेंगे कि आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और भी एक तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जिस तरह हम लोग देखें स्केलर वेक्टर्स और टाइप्स ऑफ ये सब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ देखें, आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो बार बार बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में या संस्कार टेक्निकल ऐप में जाके इसको जरूर मेंशन करें, हम लोग इसका क्लैरिफिकेशन जरूर करेंगे। अब हम लोग आते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले 3D छोड़ दो, आते हैं 2D में। नॉर्मल 2D हम लोग क्या सीखे भैया, हम लोग 2D में यही चीज सीखे हैं, देखिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसको ओरिजिन कहते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, बस इतना ही जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2D वाला पार्ट, ये आपका हो गया 2D वाला पार्ट। अच्छा, इस 2D वाले पार्ट में अगर हम लोग को नेगेटिव वाले पोर्शन को हटाना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली ये चीज हट जाती है, ठीक है। नेगेटिव वाले पार्ट को हम लोग कंक्लूड नहीं करते, ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट को कुछ नहीं करते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग बात में, अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन तो आप लोग समझ गए 1 2 3 4 5 करके, y में 1 2 3 4 5 और x में 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या होगा, x, y होगा, ये चीज हम लोग जानते हैं, ये 2D को। 3D अब हम लोग को 3D समझना है, वो भी वेक्टर्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, हालांकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स समझ, लेकिन आपको जितना जानना है उतना समझ लीजिए। क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, सबसे पहला बात हम लोग जो जानते हैं वो लिख लेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि ये y एक्सिस होता है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा जिसको हम लोग लिख लेंगे z, जिसको हम लोग क्या लिख लेंगे, z। किताबों में इसका ओरिएंटेशन चेंज होते रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका ये क्या है, कैसे है, हम आपको बता। जैसे हम लोग 2D में जानते हैं कि x और y प्योरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, उसी तरह आपका जो x और y है ये भी 90 डिग्री पे है। आपका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, आपका जो z और x है ये भी आपका प्योरली 90 डिग्री पे है। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद जैसे आपका ये है, क्या बोलते हैं, z और y है, ये भी आपका प्योरली 90 डिग्री पे है। मतलब क्या है, x and z are mutually perpendicular to each other, सीधा और साफ भाषा, कुछ नहीं करना, यही करना, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये भैया ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग करते क्या है। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कुछ नहीं करते। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जैसे उसमें हम लोग लाइन का इक्वेशन बताते थे, कैसे पॉइंट को दिखा के x और y क्या पड़ रहा है, उसी तरह दो इक्वेशन पढ़ता था तो दो इक्वेशन को जोड़ देता था, एक लाइन निकलता था। यहाँ पे भी हम लोग कुछ उसी तरह का एक पॉइंट ऑफ वेरिएशन लाएंगे, उसमें हम लोग लाइन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लाइन को डिफाइन करने के लिए x y z तो है, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको वेक्टर, क्योंकि वेक्टर कुछ तो अलग होगा, तो अलग ये है कि इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, क्या कि x में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर बहुत अच्छी तरह से अगर समझना है तो i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y में जो हम लोग का होता है उसको हम लोग j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और z में जो होता है हम लोग उसको k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट इक्वेशन में कैसे लिखना है, देखिए, कोई आपको सवाल दिया, बोला कि एक सर्टेन पॉइंट है, वो सर्टेन पॉइंट का वैल्यू 3 2 4 और 5 है, ठीक है। तो 3 है, माने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसको किस तरह इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोग जानते हैं जो पहला होता है वो x के लिए होगा, दूसरा जो होता है y के लिए होगा, तीसरा जो होगा वो z के लिए होगा, ठीक है। तो अब z के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। इक्वेशन बहुत इजी है, आपका जो 3 है, क्योंकि ये x के साथ है तो हम लोग यहाँ पे x नहीं लिखते, वेक्टर में कुछ अलग लिखेंगे। अलग क्या लिखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर को शो करते हैं हम लोग, तो 3i, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको देखना होगा। अच्छा, हम लोग क्या देखें, हम लोग इसका पॉइंट क्या होगा, ये रहा नेगेटिव चीज, ठीक है, ये रहा इसका नेगेटिव, ये माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस जेड माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस वाई, क्लियर, ठीक है। पॉजिटिव आपको समझ में आएगा तो नेगेटिव उसके रिस्पेक्ट में कर देना। तो अब ये देख लेना कि माइनस प्लस क्या लिखा हुआ, अच्छा सब में प्लस है, तो 3i प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप,
खत्म, ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं 3i माइनस 2j माइनस प्लस 5k, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट से कैसे करके कोऑर्डिनेट निकालना। मान लेते हैं कि आपको यही चीज दिया हुआ रहता, आप ये नहीं निकाल लेते, यही चीज लिखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम लोग 2D जानते हैं x, y और z, x और y जानते हैं, 3D में 3 होता है तो z भी लिख लिए। अच्छा इसका नेगेटिव देखना तो इसके जस्ट पीछे z नेगेटिव, इसके जस्ट पीछे x नेगेटिव, इसके जस्ट नीचे y नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब क्या है, तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के प्रति परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आपसे सवाल पूछा कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब 3D का है, वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना, इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 और x में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो 3i 2j प्लस 5k, ठीक है। नेगेटिव हुआ हम लोग देख लिए नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसको वो लिख लिए। आपको ये इक्वेशन फॉर्म दिया हुआ, आपको पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में लिखना है तो आप ये लिख लिए, ठीक है। तो ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बहुत बड़ा पेपर, वो आपको 12वीं में मैथ्स में सीखने को मिलेगा, लेकिन जो अभी आपका काम का है उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए देखते देखते हम लोग वेक्टर्स के लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं, यही आपका वेक्टर का लास्ट है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखे, मान लीजिए एक सर्टेन इक्वेशन दिया हुआ i j k के फॉर्म में, उसमें बोला गया आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, यही चीज आपको सिखाया गया ये वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन का एक अपर लेवल है। अपर लेवल में क्या है कि मान लेते हैं कि 2 वेक्टर है, उस 2 वेक्टर को जोड़ना, पहले तो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब वेक्टर वेक्टर में मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करना, ठीक है, क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो वे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, 2 अलग अलग वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके लिए 2 मेथड्स बनाए गए, डिपेंड करता है सवाल क्या पूछा गया आपसे, ठीक है। तो मेथड आपको देख लीजिए। पहला जो मेथड है, फर्स्ट जो मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, भले भाई तो हम लोग बात तो कर रहे हैं तो इसका क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर का, तो स्केलर क्यों, स्केलर इसलिए क्योंकि हम आपको बोले कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, सवाल के अकॉर्डिंग हमको मल्टीप्लाई करना। अब जो डॉट वेक्टर का सवाल होता है, ये डॉट वेक्टर का सवाल ये सवाल होता है कि भैया हमको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या दिखाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आती है, मैग्नीट्यूड कितना आता है वो बताइए, ठीक है। तो उस चीज को डॉट प्रोडक्ट से हम लोग शो करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से कैसे शो करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है वी वेक्टर के साथ, ठीक है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है भैया, ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है ए बी कॉस थीटा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा आप बोलेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए बी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अच्छा इसमें अब क्या है ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि एरो लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे एरो नहीं है, इसका मतलब ये जो ये और क्या है, कुछ नहीं है, ये आपका जो ए का मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये बी का मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड को शो करे तो हम लोग स्केलर लिख सकते हैं। और स्केलर में आप लोग ये भी जानते हैं कि नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होता है, मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई अलग रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड पता करना रहता है, लिख लो ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड पता करना है भैया, उससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं है इसमें, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड पता करना है। तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर अभी क्या है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़े, तो इसका कुछ शॉर्ट रिजल्ट है आपके पास, ठीक है, इस चीज को हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए कैसे, ठीक है, मान लेते हैं कि जो थीटा का वैल्यू है, अब जो चेंज जो होना है वो थीटा पे ही होना है, ठीक है। मान लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हाट इज क्वेश्चन, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, भैया अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos 0 इज हाउ मच, 1, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 0 है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब a
डॉट बी वेक्टर जो होगा वो आपका कुछ नहीं होगा, ए इंटू बी होगा, सीधा सीधी। ठीक, अच्छा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होता तो हम लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे cos 90 इज इक्वल टू 0, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना होता, 0 हो जाता। ये क्लियर है। अच्छा अब क्या, अब अगर हम लोग बोले इफ थीटा इज इक्वल टू 180 180, तो cos 180 का वैल्यू होता है -1। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। क्या होता है, माइनस ए इंटू बी। ये शॉर्टकट कुछ है। अच्छा ए का वैल्यू कुछ हो सकता है, बी का वैल्यू कुछ होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। अच्छा थीटा का वैल्यू 90 दिया हुआ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 लिख दो, वही वैल्यू आएंगे। अच्छा ए और बी का कोई वैल्यू हुआ होगा, लेकिन थीटा जो 180 में है तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा ये तो हो गया सिंपल वैल्यू इन 3D कोऑर्डिनेट, इन 3D कोऑर्डिनेट। इन 3D कोऑर्डिनेट। अच्छा 3D कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े क्या, हम लोग पढ़े हैं आई जे के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा इधर। ठीक है, इफ आई डॉट आई है, मान लेते हैं कि दो वेक्टर, ठीक है, दोनों का वेक्टर आई आई है। ठीक है, तो भैया आई आई का वैल्यू कितना होगा, कोई बता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आई? अच्छा आई आई इक्वल्स टू जे डॉट जे जे इक्वल्स टू के, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप डॉट के कैप। इसकी वैल्यू कितनी? ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला। अब हम लोग मान लेते हैं थोड़ा रिवर्स, हम लोग बोले आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे कैप का वैल्यू कितना, या फिर जे डॉट के कैप का वैल्यू कितना, या फिर के कैप और आई कैप का वैल्यू कितना। ये चीज हम लोग को पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे। ध्यान से देखिएगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको याद होगा तो जे और आई जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, 0। अगर ये एक 0 है तो ये सब तो 90 डिग्री पे, तो सब 0। अगर ये 0 हो गए तो ये 0। क्लियर होगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा अब क्या, आई और आई का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए के जगह पे आई और बी के जगह पे भी आई। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे मेन दिखा, तो थीटा क्या होगा, थीटा 0 डिग्री है, तो मतलब इस सब का वैल्यू कितना आएगा, 1। सबका वैल्यू कितना है, 1। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे मान लीजिए ए का कोई वैल्यू रहा होगा, बी का वैल्यू रहेगा, थीटा 0 डिग्री है, तो सीधा सीधी ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, और यहाँ पे अगर 180 रहा होगा तो माइनस लिख दीजिए। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे के में आता है, तो आई डॉट आई, जे डॉट और के डॉट, इसके बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री, इसलिए वैल्यू 1 होगा, क्योंकि लास्ट में cos थीटा लगता है। और यहाँ पे आई और जे जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए ये ही 90, तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो सब 0 हो गया। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग को डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, अच्छा वेक्टर प्रोडक्ट में आप लोग जानते हैं क्या भैया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हम लोग को पता होना चाहिए, एंड डायरेक्शन भी हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन भी हम लोग को पता होना चाहिए, तो कैसे करके निकालेंगे वही चीज देखना। तो इसका कुछ नहीं होता, ध्यान से देखो। ठीक है, हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is equals to nothing but a b sin theta यूनिट वेक्टर, sin theta यूनिट वेक्टर। भैया ये मैग्नीट्यूड हो गए, इतना कोई एरो नहीं लगा हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, आगे इसके तो ऊपर में यूनिट वेक्टर लगा हुआ, तो ये डायरेक्शन बता दिया कि एक यूनिट उधर गए। ठीक है, अच्छा इसका भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सीधा सीधी देख लीजिए यहाँ पे क्या, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्लियर है, अगर साइन 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, साइन 0 है तो 0 वाला होगा, मतलब a क्रॉस b
अगर रहा तो साइन हम लोग जानते हैं कि साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इफ थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री मान लेते हैं तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है भैया, ठीक है। और ये एन कैप इसके साथ ही लिखते चलो, ये 90 डिग्री हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो गया, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर जो हो गया आपका, वो आपका क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया। और साथ ही साथ आपका एक यूनिट वेक्टर भी बता रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या है, ये कौन बताएगा, साइन 180 डिग्री हाउ मच, तो हम लोग फिर पता करेंगे ए बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना क्या, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, सिंपल है जो हम लोग लिखते थे 180 का वैल्यू कितना हो गया भैया, ए बी, सीधा सीधी ए बी एन वेक्टर, ए बी एन वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ चीजें। अच्छा, अगर इसका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखना है तो आइए लिख लेते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखना है तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लीजिए, वही सेम आई क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, भैया कितना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, अब हम लोग देख लेते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस आई कैप, वैल्यू कितना, तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 थोड़ी होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो हम लोग साइन का वैल्यू अगर 0 डिग्री लिखते हैं थीटा में तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला, इसको रट लीजिए, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको रट लिया जाए, ठीक है। अच्छा, क्या है, ये शॉर्टकट्स हो गया, डायरेक्ट आपको यूज करने को मौका मिलेगा। अगर आपको यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में दिया हुआ है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसीलिए हम लोग एन वेक्टर मतलब एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, सीधा सीधा, ठीक है। तो आज हम लोग स्केलर और वेक्टर पढ़े, मोशन का जो फर्स्ट टॉपिक था वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए।